Assalamu alaikum students. Today we are going to cover about the international finance with respect to international financial markets. And before going to that point, we shall review the previous lecture. First of all, we discussed the domestic and international money markets, जिसमें हमने बात की थी कि domestic money market वो है जिसमें हम short term securities within a country अपने ही country में launch कर सकते हैं या borrow कर सकते हैं loans जिस market के through. The only difference between domestic money market and international money market is कि domestic money market जो है वो local currency में deal करेगी, जबकि international money market आपकी foreign currency में deal करेगी. We also discussed about the standardization of banking regulations, where we said कि okay fine, markets तो आपकी liberalize हो रही हैं, आपकी stock markets हैं, bond markets हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के किसी भी country में investment कर सकते हैं, आप foreign markets में जाके investments ले जा रहे हैं. However, what will happen अगर आप किसी regulations को follow नहीं कर रहे और पाकिस्तान अपनी regulations follow कर रहा है, इंडिया अपनी regulations follow कर रहे हैं, यूरोपियन इकोनॉमीज की अपनी रेगुलेशंस हैं और उस तरह से कैसे ट्रेड होगा बिटवीन द इकोनॉमीज. ऑब्वियसली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें फ्लॉज भी आएंगे, डिस्क्रिपेंसीज भी होंगी. सो देयर वाज अ नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन वी आर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस. सो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उन्हीं अकॉर्ड्स को या फिर उन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बनाए गए हैं. We have already discussed कि यूरोपियन इकोनॉमीज या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी वर्क किया है. एंड व्हाट दे हैव डन इज that they have made the European Union first of all, where they had the group of members were all from European countries. Then they invited the other countries to join them. Plus, above that, they also thought that because of the international business, they will be facing the risk of करेंसी फ्लक्चुएशन. बिकॉज अगर आप ग्रीस से इटली में बिजनेस कर रहे हैं, इटली से आप किसी और यूरोपियन कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका क्योंकि करेंसीज डिफरेंट हैं, सो ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करेंगे तो आपकी करेंसीज डिफरेंट होने की वजह से, फ्लक्चुएशंस डिफरेंट होने की वजह से देयर आर चांसेस कि आपके करेंसी फ्लक्चुएशन से रिस्क्स अटैच होंगे. और जब करेंसी फ्लक्चुएशन जिस कंट्री में ज़्यादा होगी और आप उसी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका बिजनेस भी अफेक्ट हो. सो यूरोपियन कंट्रीज ने आफ्टर making their own currency or introducing their own currency which was euro, they also worked on it कि एक single European Act introduce कराया जाए जिसके थ्रू सारी regulations all over the European economies same हो. सो वो बैंक जो कि किसी एक यूरोप की कंट्री में मैच्योर हो जाता है एंड दे वांट टू ओपन अप themselves in some other European country, they should be allowed to work in any part of the European region. Secondly, the tax and regulations and everything should be same in each and every economy of the European region. Single European Act के बाद then it was considered by the 12 major economies के कुछ ऐसे बैंकिंग रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि तमाम के तमाम इंटरनेशनल बिजनेस को फोकस करें और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करें. Then after the Basel Accord 1, which was made by the 12 governors of the state banks of those 12 highly industrialized countries, Basel Accord 1 में कुछ फ्लॉज थे जिनको कंसिडर करके बेजल अकॉर्ड 2 इंट्रोड्यूस कराया गया. नाउ व्हाट वाज बेजल अकॉर्ड 2? बेजल अकॉर्ड 2 में बेसिकली वो फ्लॉज जो कि पिछले उनमें रह गए थे बेजल अकॉर्ड 1 में, उनको रिमूव करना था. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशनल रिस्क वाज अ थ्रेट कि अगर तो कुछ इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से आपका लोन्स पे बैक नहीं हो रहे ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो उसमें क्या है, इसको रिमूव किया जाए. सेकेंडली, कुछ कंट्रीज बेजल अकॉर्ड 1 के अकॉर्डिंगली कोलैटरलाइज सही नहीं कर रहे या फिर उनके लोन्स जो हैं वो प्रॉपरली बैक्ड नहीं है बाय सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी. तो इन फ्लॉज को रिमूव करने के लिए बेजल अकॉर्ड 2 इंट्रोड्यूस कराया गया. देन वी डिस्कस्ड द सिंडिकेटेड लोन्स
और सिंडिकेटेड लोन्स क्या थे? सिंडिकेटेड लोन्स वो हैं जो कि अ ग्रुप ऑफ बैंक्स ऑफर करते हैं टू सम इकोनॉमीज और टू सम गवर्नमेंट्स, बट इसमें होता क्या है कि कोई एक बैंक आपको लोन नहीं इशू करता इधर टू मल्टीनेशनल या गवर्नमेंट, बल्कि इसमें बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व होके एक ग्रुप फॉर्म करके लोन्स ऑफर करते हैं. Now what is the point of offering syndicated loans? One thing is that because of the syndicated loan आपके बैंक्स को रिस्क्स कम इन्वॉल्व हैं. बिकॉज अगर एक सिंगल बैंक किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी को या फिर किसी गवर्नमेंट को लोन देता है, सो इट मीन्स वही बैंक रिस्क से exposed है. However, on the other side, if syndicated loans are offered to by different banks to a multinational company or to the government, so what will happen? क्योंकि एक कंपनी ने बहुत सारे बैंक से लोन लिया हुआ है, वो उसमें बहुत सारा ग्रुप इन्वॉल्व है. एक चीज़ तो ये कि कंपनी को भी ये बात पता है या फिर गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि अगर वो डिफॉल्ट करेंगे या लोन्स प्रॉपरली पे नहीं करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? नेक्स्ट टाइम लोन लेना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाएगा. However, on the bank side, it is also in their favor कि जब बैंक्स ग्रुप बना के लोन्स इशू करेंगे, सो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट डिफॉल्ट. We discussed different categories or criteria by which someone multinational or anyone can raise their funds. An international credit market where there are two possibilities: either you can go for international bond markets or you can go for international stock markets. We have already discussed that why you would prefer to go for international bond markets. There is a possibility कि आपको फॉरेन कंट्रीज में लोन्स या बॉन्ड्स जब आप लॉन्च करते हैं तो वो चीप प्राइसेस पे इशू हो जाए या इंटरेस्ट रेट लो हो. सो दैट मीन्स अगर आपको लोन किसी फॉरेन कंट्री से लेना है, सो इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू योर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली देर इज अ पॉइंट कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप डोमेस्टिक कंट्री से या अपने ही कंट्री से लोन लें. वाई नॉट टू लॉन्च योर बॉन्ड्स इन सम फॉरेन कंट्री? On the other hand, we also discussed that you should or you might go for international bond market when you think that there is more advantage in getting loans or getting bonds from foreign markets as compared to domestic markets. We discussed two categories of bond markets also, where we said the foreign bonds, say for example, जब कोई foreign country का bond किसी country में launch होता है उसी कंट्री की करेंसी के साथ. लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल इटली का बॉन्ड इंडिया में लॉन्च होता है इंडियन करेंसी की डिनोमिनेशन के साथ, सो दैट इज अ फॉरेन बॉन्ड. बिकॉज जो आपका बोरोअर है वो तो इटालियन है, बट जो बॉन्ड इशू हुआ है वो इंडियन करेंसी में इशू हुआ है. सो दैट मीन्स इट इज अ फॉरेन बॉन्ड. ऑन द अदर हैंड, वी ऑल्सो डिस्कस्ड the Eurobond market. Now what is Eurobond? Eurobond is the market where someone will issue or the borrower will issue the bond in your country with their own currency. Say for example, अगर अमेरिका कोई बॉन्ड्स पाकिस्तान में लॉन्च करता है, so it will be in terms of dollars. So वो बॉन्ड जो है that will be called Eurobond. अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए के साथ बॉन्ड लॉन्च होगा बाय अमेरिका, सो दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड. अगर पाकिस्तान में डॉलर की डिनोमिनेशन में बॉन्ड लॉन्च होगा, दैट विल बी कॉल्ड यूरो बॉन्ड. सो लेट्स मूव ऑन टू द other topic. One, we will also discuss the international financial markets, where we will discuss since we have discussed international bond markets, so now we will discuss the international stock market first. कि अगर किसी multinational ने funds raise करने हैं, so how they can launch their shares in foreign markets. On the other side, which is very important point, that is the exchange rate determination. We will also slightly discuss this topic in this lecture, and then for the details we will move on to the next lecture.
First thing we know that interest rates are crucial because they affect the multinational companies' cost of financing. तो अभी तक हमने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स की बात की, लेट्स कंप्लीट दैट टॉपिक विच इन्वॉल्व द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट्स इन्वॉल्व होते हैं सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स. शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स पे होता है, हाउएवर ऑन बॉन्ड्स यू हैव टू पे इंटरेस्ट रेट्स. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रांजैक्शंस, सो इंटरेस्ट रेट्स आर अगेन इन्वॉल्व्ड. Interest rates are important because that can affect the multinational corporations' cost of financing. अब अगर आपको लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लेना है और इंटरेस्ट रेट पे करना है उस पर, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज हाईली इन्वॉल्व कि आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है उस फाइनेंसिंग की. तो दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट आपने पे करना है इस फाइनेंसिंग पे. द इंटरेस्ट रेट for a specific currency is determined by the demand and supply of funds in that country. So as we discussed कि जिस तरह एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन के लिए या एक्सचेंज रेट की आपकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने के लिए डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का होना जरूरी है विच कैन डिटर्मिन इट्स वैल्यू. सिमिलरली इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी, किसी भी करेंसी का इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटर्मिन होगा बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स available in that currency. As the demand and supply schedule for a specific currency change over time, the equilibrium interest rate will also change. तो आपको पता है जैसे कि डिमांड हर टाइम पर सेम नहीं रहेगी, सेम गोज विद सप्लाई ऑल्सो कि सप्लाई भी हर वक्त सेम नहीं रहती. सो व्हाट विल हैपन दैट डिमांड और सप्लाई स्केड्यूल क्योंकि चेंज होता रहता है, सो ऑब्वियसली ड्यू टू द शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होता रहता है. वो किस तरह से? अगर आपकी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की या कि जनरल स्पीकिंग, लेट्स डिस्कस इट इन जनरल वे कि अगर आपकी डिमांड किसी चीज की इंक्रीज होती है, अलोंग विद दैट प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है. और जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होती है सो ऑब्वियसली प्राइसेस कम डाउन. तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. सो सेम रूल गोज विद आवर इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो कि जहां पर आपका डिमांड एंड सप्लाई के कर्व मीट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम पॉइंट. जब आपकी डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स चेंज होते हैं, आपकी डिमांड चेंज होती है, ऐसे फॉर एग्जांपल डिमांड इंक्रीज कर गई, कर्व आपका डिमांड कर्व आगे मूव कर जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. जब आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इसी के अलोंग आपकी सप्लाई, जो मैंने अभी आपको रूल बताया उसके अगेंस्ट, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, देन प्राइस डिक्रीज होगी. ये सारा साइकिल जब मूव करेगा तो आपका डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व्स मूव करेंगे आपके ग्राफ पे, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें. सो अगर तो आपके सारी लाइंस मूव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व भी मूव कर रहा है और अगेंस्ट दैट डिमांड आपका सप्लाई कर्व ऑब्वियसली मूव कर रहा है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी ग्राफ के ऊपर दूसरे पॉइंट पे जाके टच करेगा. इन दैट केस बेसिकली हो क्या रहा है इन थ्योरेटिकल मैनर कि आपकी डिमांड और सप्लाई एट अ गिवन पॉइंट चेंज हो रही है, और जो सप्लाई और डिमांड पहले जिस पॉइंट पे मीट कर रही थी अब वो पॉइंट चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है, एंड नाउ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैव मूव अपवर्ड और दे कैन आल्सो मूव डाउनवर्ड. बट जहां पे भी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो एज द डिमांड एंड सप्लाई स्केड्यूल्स फॉर अ स्पेसिफिक करेंसी, अब हम करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं कि जब वो चेंज होंगी ओवर द टाइम, फॉर एग्जाम्पल किसी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो पिछले डिमांड कर्व से राइटवर्ड मूव कर जाएगा डिमांड कर्व, अगर आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहें. सिमिलरली इफ सप्लाई स्केड्यूल चेंज हो रहा है तो आपका सप्लाई कर्व मूव कर जाएगा. और सप्लाई चेंज हो या डिमांड चेंज हो, अल्टीमेटली इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू आपका सप्लाई और डिमांड कर्व किसी एक दूसरे पॉइंट पे आके लाजमी मीट करता है, विच इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो आपके करेंसी मार्केट में भी
जब आपकी सप्लाई या डिमांड मूव करती है तो आपकी सप्लाई और डिमांड मूव करने के साथ साथ सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मूव करते हैं, एंड देन दे डिफाइन अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी. Now let's see this diagram. You have interest rate for dollars on your y-axis and quantity of dollars on your x-axis. What happens? Just consider at this point, आप सिर्फ ये देखें कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है. जहां पर आपका डी मेंशन हो रहा है, दैट इज योर डिमांड कर्व, विच इज डिमांड फॉर डॉलर्स. Can you say whether it is downward sloping or upward sloping? Any idea? डिमांड फॉर डॉलर की जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है? सिमिलरली सप्लाई की जो लाइन है दैट इज एस एंड डॉलर एज अ सबस्क्रिप्ट इज गिवन. सो सप्लाई की जो लाइन है या सप्लाई कर्व जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है? ओके फाइन. डिमांड कर्व आपका जिस तरह लाइन ड्रॉ हो रही है इस केस में स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली व्हेनेवर यू ड्रॉ द लाइंस, अगर एक वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल के साथ नेगेटिव हो सो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है दैट रिप्रेजेंट योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ऑन द अदर हैंड जो आपका स्लोप है या आपका जो कर्व है ऑन सप्लाई फॉर डॉलर्स दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग. वो कर्व आपका ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है. दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है. We'll discuss in terms of interest rate and quantity in the next slide, but till now you can see कि डिमांड कर्व आपका नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स को. सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन इंटरेस्ट रेट फॉर डॉलर्स एंड क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स को. लेट्स कंसिडर इंटरेस्ट रेट फॉर पेसोस. आपका पहला जो डिमांड कर्व था वो आपका बेस कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेसोस व्हिच इज अनदर करेंसी. And see demand curve again downward, supply curve again upward. That is a standard form कि आपका demand curve of in this case जब आप basically consider कर रहे होते हैं interest rate and quantity of currency, in that case demand curve हमेशा inversely related होता है, supply curve हमेशा positively related होता है. So what is the difference between these two diagrams? Can you find any difference between these two curves? Or between these two diagrams, where one of them is quantity for dollars and the other one is representing the quantity for pesos, and then interest rate for pesos and interest rate for dollars. Just have a look on both the diagrams and if you can find a significant difference between these two. The curves are further to the right for the dollar. काफी राइट की साइड पे मूव किए हुए हैं, काफी लॉन्ग आगे जाकर आपका राइट साइड पर डॉलर का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज द यूएस इकोनॉमी इज लार्ज. द कर्व्स आर हायर फॉर मैक्सिको, जो मैक्सिकन करेंसी पेसोस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज द हायर इन्फ्लेशन इन मैक्सिको. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन दिस कर्व इज अपवर्ड. Let's discuss these diagrams in detail. जो मैंने आपसे कहा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है. So these are both in terms of interest rates. The demand schedule for loanable funds is downward sloping for any currency. अब हमने बात की थी डॉलर्स की और पेसोस की. Whether you take it Pakistani rupee, you take it pounds, you take it euros, whatever currency it is, there is a standard rule कि जो demand schedule है for loanable funds, जो loanable funds हैं उनका demand schedule जो है उसको जब आप draw करते हैं for the interest rate, it slopes downwards. Let's discuss it again. Quantity of funds demanded
तो किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जब क्वांटिटी ऑफ फंड्स विच इज डिमांडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट लेवल, तो आप कहीं पे भी चले जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपकी फंड्स की डिमांड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट विल बी नेगेटिवली रिलेटेड टू interest rate level. Why? Because the total amount of loanable funds demanded, so these are those funds which are basically borrowed, तो वो तमाम funds जो कि loanable funds हैं उनकी demand at a given time will be higher अगर if the cost of borrowing is lower. तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग विच इज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो डिमांड फॉर फंड्स ऑब्वियसली ज्यादा होगी फॉर लोनेबल फंड्स। आपको अगर लोन चाहिए किसी भी कंट्री से, आपने फॉर एग्जांपल लोन लेना है, आप क्या देखेंगे कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट लो चार्ज हो रहा हो, सो बेसिकली आपको ज्यादा लोन चाहिए या फिर डिमांड ज्यादा है लोनेबल फंड्स की जब इंटरेस्ट रेट लो है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इंटरेस्ट रेट लो होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी लो आपके लोन्स की। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपके डिमांड कम हो जाएगी लोनेबल फंड्स की। दैट्स वाई वी डिस्कस कि जब आपका डिमांड कर्व ड्रॉ होता है, सो अगर आपके लोनेबल फंड्स के साथ इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप ऑन द ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो इन फिगर्स जो कि आपके पास किसी भी कंट्री का डेटा उठा के आप जब उसको ड्रॉ करेंगे, तो जो लोनेबल फंड्स अवेलेबल होंगे या फिर जो बोरोड होंगे उनका रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग ज्यादा बोरोइंग करेंगे क्योंकि उस पर उनकी कॉस्ट्स कम होंगी। अगर आपको कॉस्ट्स कम बेयर करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली यू वुड प्रेफर टू बोरो, so quantity demanded for loanable funds will be higher. Now let's discuss the supply curve where we said कि आपके supply curve में आपकी जो दोनों थे x axis पे जो आपका variable है और y axis पे जो आपका variable है, they both have the positive relationship. That means अगर एक increase होता है तो दूसरा भी increase होता है. Since we said the loanable funds and interest rate in case of demand curve have the negative relationship, while on the other hand आपका जो relationship है between these two is positive in case of supply curve. Let's discuss it in detail. The supply schedule of loanable funds denominated in any given currency is upward sloping. एक तो confirm है कि जो आपका supply schedule है for loanable funds, मतलब अगर जो लोनेबल फंड्स अवेलेबल हैं उनका सप्लाई जो है उसका कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, अपवर्ड मूविंग होता है। इट मींस दैट द टोटल अमाउंट्स ऑफ लोनेबल फंड्स सप्लाइड, जैसे सेविंग्स हैं आपकी बाय इंडिविजुअल्स फॉर एग्जांपल, तो लोनेबल फंड्स की जो सप्लाई है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स। Why? Can you give me any good reason for that? कि आपके जो टोटल अमाउंट ऑफ लोनेबल्स हैं फंड्स जिनकी सप्लाई है, फॉर एग्जांपल जो कि हम सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, उनकी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। Why? Let's see. The total amount of loanable funds supplied to the market is higher if the interest rate offered on savings account is higher. So obviously अगर आपको इंटरेस्ट रेट आपकी सेविंग्स पे ज्यादा ऑफर हो रहे हैं, so आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे बिकॉज यू आर विलिंग टू गेट मोर आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज यू नो इट कि आपने जो सेविंग्स की हैं जितना ज्यादा आप डिपॉजिट करेंगे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट हायर होता है people try to save more. So that's why आपका इंटरेस्ट रेट का और सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सप्लाई ऑफ मनी का। So जब आपकी सेविंग ज्यादा हो रही हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट आपकी मार्केट में ज्यादा ऑफर हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट आज इंट्रोड्यूस करा दे कि दैट दे विल बी ऑफरिंग 20% इंटरेस्ट रेट ऑन योर सेविंग अकाउंट्स, ऑब्वियसली पीपल वुड स्टार्ट सेविंग मोर. These loans will be used for loans further
सो बेसिकली ये वो सप्लाई ऑफ फंड्स है लोन्स की जो कि लोग फर्दर लेके आ रहे हैं मार्केट में इन टर्म्स ऑफ देयर सेविंग्स, एंड इट हैज गॉट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो पीपल वुड टेंड टू save more. So till now we have discussed the bond market, so let's discuss the international stock market. In addition to issuing stocks locally, multinational companies can also obtain funds by issuing stocks in international markets. So as we discussed that multinational companies can raise funds by going into the foreign markets and raising funds through there by using international bond market. So the other criteria can also be used, which is international stock markets. This will enhance the firm's image and name, recognition, and diversify their shareholders base. So basically the difference between stockholder and bondholder we have discussed many times कि जो shareholders हैं they are basically the owner of the firms. So it is going to, when you are going on international financial markets rather than raising funds from domestic financial markets, or you are investing in international financial markets, so this will enhance the firm's image. आपकी जो multinational company है उसका image improve होगा, नेम रिकग्निशन होगी, क्योंकि आप एक डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, मे बी सिर्फ लोकली लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो नेम रिकग्निशन भी होगा कि आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिलेगी. एंड ऑल्सो डाइवर्सिफाई द शेयर होल्डर्स बेस. सो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स की जो बेस है. A stock offering may also be more easily digested when it is issued in several markets. तो आप जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं और डिफरेंट मार्केट्स में बेसिकली इंट्रोड्यूस होते हैं, सो इट विल योर बेसिकली डाइवर्सिफाई योर एक्सपीरियंस एंड यू विल बी इजीली getting funds from these markets. Stocks issued in the US by non-US firms or governments are called Yankee stock offerings. So those stocks जो कि US में offer हुए हैं other than US owned stocks will be called Yankee stock offerings. Many of such recent stock offerings resulted from privatization programs in Latin America and Europe. So basically funds क्यों raise हुए इन markets में for the privatization programs in Latin America and Europe. The location of a multinational corporation can influence the decision about where to place its stocks in view of the cash flows needed to cover dividend payments. So basically जब आप multinational company की बात कर रहे हैं, so उनके जो operations हैं that can be influenced because of the decision कि वो अपने stocks किस market में launch कर रहे हैं, और obviously cash flows भी उसी से related है to cover their dividend payments. आप जब stocks launch करते हैं किसी market में, so आपको dividend payments भी करनी है. So obviously multinational corporations की जो operations हैं that will have an effect over this decision कि आप किस country में जाके अपने stocks launch कर रहे हैं, किस foreign market में stocks launch कर रहे हैं, और फिर उनकी dividend payments किस तरह से होनी है. Market characteristics are also very important because stock market may differ in size, trading activity level and proportion of individual versus institutional share ownership. जी, so stock market के जो characteristics हैं that involve first of all size of the market, कि आप किस size की foreign market में जाके अपनी investment कर रहे हैं, and how would you define कि stock market size क्या है. Basically in general term when you are talking about the size of the market, so that is basically your stock market capitalization, कि आप किसी भी स्टॉक मार्केट में जाके जब आप देखना चाहते हैं कि इस स्टॉक मार्केट का साइज क्या है, सो बेसिकली यू चेक द कैपिटलाइजेशन ऑन स्टॉक मार्केट कि किसी स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं, या उसका साइज क्या है, उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है, या उन स्टॉक्स की वैल्यू क्या है जो कि उस स्टॉक पर उस मार्केट में रजिस्टर्ड है. दैट रिप्रेजेंट्स द होल साइज ऑफ द स्टॉक मार्केट. On the other hand,
द ट्रेडिंग एक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टर्नओवर रेशियो क्या है उस स्टॉक मार्केट की, कि आपका कितना टर्नओवर हो रहा है, कितनी ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है इन दैट स्टॉक मार्केट वेयर यू आर इंटरेस्टेड टू लॉन्च योर स्टॉक्स। And then you can also consider the proportion of individual versus institutional share ownership. आपके individuals की investments कितनी हैं और institutional investments कितनी हैं in that particular international stock market. So these are some factors which are important. एक चीज, आप जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप जब फॉरेन मार्केट में जाते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, so you should consider कि आपको डिविडेंड पेमेंट्स भी करनी है और आप किस मार्केट में जाके या किस फॉरेन कंट्री में जाके आप स्टॉक्स को लॉन्च कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आपके पास उस स्टॉक मार्केट का साइज क्या है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकेंडली, टर्नओवर रेशियो क्या है उस मार्केट की। एंड फाइनली यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आपके उस स्टॉक मार्केट में जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहां इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल शेयर की क्या परसेंटेज है। The foreign cash flow movements of a typical multinational company can be classified into, अब हमने फॉरेन कैश फ्लोज की बात की थी इन आवर अर्लियर लेक्चर्स, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने बात की कि आपके फॉरेन कैश फ्लो मूवमेंट्स क्या हैं और कैश फ्लो को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन, फॉरेन ट्रेड दैट रिप्रेजेंट योर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, so the recording of the transactions of imports and exports due to which the cash inflows and cash outflows are happening. So you have to record those transactions कि कितना cash inflow हो रहा है, कितना cash outflow हो रहा है. So multinational company का first step is to have their cash flows in terms of their foreign trade. Secondly, there is a possibility that the multinational company is involved in direct foreign investment, which we discussed that it is an investment which is made in the fixed assets in any foreign country. So for example, आपका किसी country में already business है and you want to expand that business and you want to expand that setup, और जो प्लांट वहां लगाया हुआ है आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Another example of direct foreign investment is acquisition of foreign real assets. So अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंट्री में कोई फर्म ABC अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या ड्यू टू एनी रीजन दे आर नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट्स दे वर एक्सपेक्टिंग, सो व्हाट विल हैपन, there is a possibility कि कोई foreign firm want to acquire that firm. Acquisition में change of control होता है कि आपके पास control आ जाता है उस कंपनी का जिसको आप acquire करते हैं. So if you are investing your amounts in that particular type of transaction, that is called direct foreign investment. So being a multinational company, first thing, either you can involve yourself in foreign trade, so the cash flows coming in, cash coming inflow and cash outflows will be recorded in this head of your multinational company's cash flows that represent the foreign trade. Secondly, अगर आपके कोई investments हो रहे हैं for the purpose of acquisition या for the purpose of expansion of the plant, that will be recorded under the head of direct foreign investment. Thirdly, there is a possibility that your multinational company is using the short-term investment or financing in foreign securities. So if your company is involved in short-term investment strategies where they are using the international money markets, so what will happen कि आपकी जो cash inflows या outflows आप जिस भी term में either you are borrowing or lending, short term basis में अगर आप जो modes use कर रहे हैं, either it is the borrowing or lending, it should be in money market, वो transactions जो हैं उनका cash inflow या outflow जो है that will be recorded under the heading of short term investments.
There is another possibility for the multinational companies that they can go for the long-term financing in the international bond or stock market. And if you are going for the long-term transactions, which are basically more than a year time period, so what will happen? That there is a possibility that your transactions, or it's not a possibility, but your transactions will be recorded under the heading of longer term financing. So how financial markets affect a multinational company's value? Since interest rates commonly vary among countries, a multinational company may use the international financial markets to reduce its cost of capital, thereby achieving a higher valuation. So as we discussed कि जब हम interest rate की बात करते हैं, so basically we are talking about the bond markets. So when you are basically using the bond markets, so there is a possibility that you are exposed to interest rate fluctuations. जब आपके पास इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको अवॉइड करने के लिए या फिर हायर इंटरेस्ट रेट्स को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को चूज करेंगी. These are the international financial stock markets. And then they are trying to achieve higher valuation through their international stock markets rather than putting themselves into international bond market. A background on international stock market. The international trading of stocks has grown over time but has been limited by 3 barriers. We have discussed कि आपके due to the financial liberalization international bond markets और international stock markets भी widely use हो रही हैं और बहुत countries अपनी investment in markets में कर रहे हैं. But on the other hand, there are few barriers attached with international financial markets that can have an impact over the transactions. First thing, transactions cost. Secondly, information cost. Third, exchange rate risk. Since we are dealing with international financial markets या international stock markets, so we are discussing the transaction costs. अब transaction costs क्या हैं? वो costs जो कि आपको किसी किस्म की transaction करने के लिए या कोई भी deal करने के लिए bear करनी पड़ती हैं. आप खुद सोचें कि अगर आपको 1000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी है और एक इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 100 रुपीस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ती है. दैट मीन्स आप 100 रुपीस कॉस्ट पे करने के बाद 900 इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड दिस ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी पेड ऑन एवरी ट्रांजैक्शन. व्हाट विल हैपन कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फाइड नहीं है या इवन आप सेटिस्फाइड हैं बट यू वांट टू टेक आउट दैट अमाउंट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स इन सम अदर इन्वेस्टमेंट, again you have to incur 100 rupees on the investment as a transaction cost. So now you are left with 800 rupees. तो दो ट्रांजैक्शन में ही 200 रुपीज तो आपने लूज कर दिए बाय पेइंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स. तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स ज्यादा होंगी सो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा सामने नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स पे करनी पड़ रही हैं. अगर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपकी फ्यूचर में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कम हो जाएंगी. सो दोज इकोनॉमीज या वो फाइनेंशियल सिस्टम्स जो कि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफर करते हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उन इकोनॉमीज की तरफ या उन फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. Because they know it, if they want to do a transaction of 1000 rupees, the transaction cost is 10 rupees on each transaction, or you can say 5 rupees on each transaction. So there is a point कि आप बेशक 20 transaction करें, you won't lose too much. But if you are paying a lot on a single transaction, so obviously it becomes very expensive to go for the transaction, and that will also affect the market liquidity. मार्केट लिक्विडिटी क्या है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मार्केट में, कितनी टर्नओवर कितना ज्यादा है मार्केट में. तो जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना मार्केट ज्यादा लिक्विड होगी, फंड ज्यादा अवेलेबल होंगे. जितनी ट्रांजैक्शंस टाइम टू टाइम ज्यादा हो रही हैं, वो ट्रांजैक्शंस कब ज्यादा होंगी? जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स लो होंगी.
दैट इज द पॉइंट. सेकेंडली, इफ यू नो कि इंफॉर्मेशन कॉस्ट भी आपको बेयर करनी है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी मार्केट में, इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो यू हैव टू गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपको उस इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे करना पड़ रही हैं, इन दैट केस अगेन इन्वेस्टर्स हेजिटेट होंगे उन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट से, बिकॉज दे नो इट कि इन्वेस्टमेंट से पहले दे हैव टू पे फॉर द इंफॉर्मेशन कॉस्ट. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको या तो बहुत लो इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे करनी है और अदरवाइज आपको बिल्कुल पे ही नहीं करना टू गेट योर इंफॉर्मेशन फॉर एनी स्पेसिफिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट विल हैपन? Obviously, investors would be more attracted towards the financial transactions या financial markets में, क्योंकि they know it कि अगर उन्हें किसी मार्केट में ट्रांजैक्शन करनी है, for that they don't have to pay anything to get the information. So अगर तो इंफॉर्मेशन कॉस्ट या तो बहुत रिड्यूस्ड है या फिर बिल्कुल नहीं है, that is a plus point for the financial transactions, because investors would be willing to more invest into the markets because they know it कि transaction costs भी लो हैं या नहीं है, और on the other hand आपकी information cost भी या तो नहीं है या बहुत लो है, and they are free to invest. So that means they can invest as much as they want, and they can do the transactions as much as they want. Finally, exchange rate risks. Again, when you are investing in foreign markets, foreign stock markets, so you are again exposed to foreign exchange risk. वो countries जहां पर fluctuations ज्यादा हैं exchange rates की, obviously investors would avoid to invest in those countries. However, those countries where the investor feel कि foreign exchange risks ज्यादा नहीं है, fluctuations ज्यादा नहीं है, so investor would be attracted towards those stock markets जहां पे आपकी exchange rate fluctuations ज्यादा involved नहीं है. Let's discuss them in detail. Reduction in transaction cost. First of all, most countries tend to have their own stock exchanges where the stocks of local publicly held companies are traded. In recent years, exchanges have been consolidated within a country, which has increased efficiency and reduced transaction costs. Some European stock exchanges now have extensive cross-listing so that investors in a given European country can easily purchase stocks of companies based in other European countries. तो या तो आपकी डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंजेस थी जिसमें आपके लोकल पब्लिक कंपनीज जो थी वो ट्रेड कर रही थी, देन दे वर कंसोलिडेटेड. लाइक यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो दे आर वर्किंग और दे आर हैविंग एक्सटेंसिव क्रॉस लिस्टिंग, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, दूसरे की तीसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट है, और उनकी परचेज के ऊपर उन कंपनीज ने या उन यूरोपियन कंट्री इकोनॉमीज में फैसिलिटेशन अवेलेबल है. The details of orders. Now we are talking about reduction in transaction costs. तो जब आपके कंट्रीज कंसोलिडेट हो गए, जब आपके कंट्रीज मर्ज हो रहे हैं और जब आपकी कंट्रीज आपस में क्रॉस लिस्टिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, so the listing or the details of the orders such as the name of the stock, the number of shares to be bought or sold, and the price at which the investor is willing to buy or sell are fed into a computer system. So as we discussed that we want to have a reduced transaction costs. अगर तो मैनुअली हर कोई डील कर रहा हो स्टॉक्स को, उनकी लिस्टिंग हो रही है, उनकी नोट किया जा रहा है कि उनको किस प्राइस पे सेल करना है, किस पे बाय करना है, अपडेट किया जा रहा है फॉरेन से, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अगेंस्ट प्राइसेस डिटरमिन की जा रही हैं और उनको अलॉन्ग विद दैट मैनुअली अपडेट किया जा रहा है. सो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज होंगी बिकॉज मैन्युअली ये सारा काम हो रहा है और देयर आर पीपल हु आर एम्प्लॉयड फॉर सच पर्पस जो कि इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा रहे हैं और जो कि अपडेट कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू हैव टू बेयर दोस ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्योंकि वो मैन्युअली जनरेट हो रही हैं और लोग उनको जनरेट कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी है. However, on the other side, when the details of the stocks and the number of shares to be bought or sold and the price for which the investor is willing to pay or buy is
fed into the computer system. So now all these information or all these transactions are basically done by the computer system. The system matches the buyer and sellers, then sends information confirming the transaction to the financial institutions. So basically वो सॉफ्टवेयर क्या डिजाइंड है कि उसमें आपके बायर्स और सेलर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कराया जाता है, एंड देन जब आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो जाती हैं विद बायर्स टू द सेलर्स तो वो इंफॉर्मेशन आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेंड कर दिया जाता है. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर दैट द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. सो आपका बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से सिस्टम ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है हाईली रिड्यूस्ड हो गई हैं. इन रिसेंट ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड ECNs have been created in many countries to match orders between buyers and sellers. Like the Swiss Stock Exchange, electronic communication networks do not have a visible trading floor. The trades are executed by a computer network. So जो आपकी Swiss Stock Exchange है, which is highly developed stock exchange, वहां पर आपको कोई ट्रेडिंग फ्लोर नजर नहीं आता. The trading activity is completely done by the computer system. Thus all parts of trading process, from the placement of the order to the confirmation that the transaction has been executed, are conducted by the computer. So basically efficiency has been increased by using the computer system. And why? क्योंकि अगर मैनुअली ये सब कुछ जनरेट होता तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट्स आपको बेयर करनी पड़ती. However, now the most recent or the most modern markets, which are the Swiss market, Swiss Stock Exchange, they have also introduced the computerized system where you don't see any type of visible trading floor. कि वहाँ पर generally जो stock markets में trading floors होते हैं, buyers and sellers होते हैं, वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है जिसके थ्रू बायर्स को सेलर्स के साथ मैच करा दिया जाता है, और फाइनली द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देन दे इन्फॉर्म फर्दर ऑन. द ईज विद विच such orders can occur regardless of the location of the investor and the stock exchange. It is sure to increase the volume of international stock transactions in the future. तो जितना इजीली ये ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कर रही हैं या जितना इजीली कंडक्ट हो रही हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर क्या होगा कि वॉल्यूम जो है बेसिकली जो ट्रेडिंग है इंटरनेशनल स्टॉक ट्रांजैक्शंस की वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको फिजिकली जाके स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग कि अगर आपको फिजिकली जाना है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है. However, on the other side, if you know it that you can open up your computer and you just send the order and you can get an email या confirmation, so that's quite easy and you can do so many transactions during the day कि आपको हर transaction के लिए walk in नहीं करना trading floor के ऊपर, बल्कि आप घर बैठ के भी सारी transactions कर सकते हैं. And on the same time, what will happen that it will introduce the reduction in transaction costs. The internet provides investors with access to match information about foreign stocks, enabling them to make more informed decisions without having to purchase information about these stocks. So as we discussed कि अगर वो वाले financial stock markets या stock markets in foreign countries जहाँ पे आपको information purchase करनी पड़े, that is something where you will avoid. बिकॉज यू नो इट कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट्स जो हैं वो बहुत हायर हैं, या फिर आपको क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है, सो व्हाई नॉट टू चूज दोज मार्केट जहां पे इंफॉर्मेशन कॉस्ट बिल्कुल है ही नहीं. सो इंटरनेट ने बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि रादर देन बाइंग द इंफॉर्मेशन for a particular stock exchange or for a particular foreign stock, you should use the internet facility and get your required information. Consequently, investors should be more comfortable assessing foreign stocks, although differences in accounting rules still limit the degree to which data can be interpreted or compared.
सो बेसिकली इंटरनेट के प्रोविजन के साथ ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल तो हो गया सारा प्रोसीजर, बट ऑन द अदर हैंड स्टिल देयर इज अ लिमिटेशन कि जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है या जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट इन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स। तो आपने अगर कोई फॉरेन स्टॉक मार्केट जज करनी है तो क्योंकि उसका ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर डिफरेंट है या उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, सो दैट कैन बी अ डिफिकल्ट स्टेप फॉर यू कि आप किस तरह से जज करेंगे किसी भी स्टॉक को। देयर इज सम मोमेंटम टुवर्ड्स मेकिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म अक्रॉस सम कंट्रीज। सो इस चीज पर भी काम हो रहा है कि आप बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म कर दिया जाए, सो दैट जब आपके पास इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, ईदर यू आर सिटिंग इन इंडिया, यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, यू आर सिटिंग इन यूरोप, यू आर सिटिंग इन अमेरिका, आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। What will happen कि अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होंगे, so obviously investors would be more attracted towards the investments and they know it कि okay fine, अगर मुझे ये information या particular information चाहिए, they will move on to the websites and they will move on to the web pages of different stocks and different stock exchanges and they will get the same information in the same slot. However, because of the different accounting procedures, अगर आप different websites पे जाएंगे और same type की information extract करने के लिए आपको काफी time consume करना पड़ेगा, so obviously there is a drawback कि investors would be thinking कि क्योंकि accounting standards जो हैं they are not uniform across some countries, so that can obviously the investor would be less attracted to invest. Now coming to the last point which can have an impact over the basically international stock markets performance is when investment or investing in foreign stocks that is denominated in a foreign currency, investors are subject to the possibility that the currency denominating the stock may depreciate against the investor's currency over time. सो ऑब्वियसली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, एक चीज आपके माइंड में है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे करना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में करना चाह रहे हैं, सो एक चीज तो ये कि रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हों, दूसरा ये कि लेस इंफॉर्मेशन कॉस्ट्स इन्वॉल्व हों, फाइनली आपका जो एक्सचेंज रेट है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो. So investors are subject to the possibility that the currency denominating the stock जो उनके पास स्टॉक में अवेलेबल हैं वो जिस करेंसी में डिनोमिनेट कर रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन ना हो अगेंस्ट देयर ओन करेंसी जो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है. बिकॉज इन दैट केस अगर जो आपके पास स्टॉक्स हैं उनकी जो भी वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है, अगर डॉलर डी वैल्यू होता है सो ऑब्वियसली यू गोना लूज. सो अगर तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में मूव कर रहे हैं और वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो यू एक्सपेक्ट कि आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की है आपके पास जौन सी भी करेंसी का स्टॉक अवेलेबल है, दैट शुडंट बी डेप्रिशिएटिंग. The potential for a major decline in stocks value simply because of a large degree of depreciation is more likely for emerging markets. So जो practical experience है जो कि international financial markets ने observe किया है कि बहुत ज़्यादा volatility या काफ़ी ज़्यादा depreciation जिन countries में है वो आपके emerging markets की countries हैं. For example, Indonesia और Russia, जहाँ पे पर डे डिक्लाइन जो कि कंसिडर किया गया है, द लोकल करेंसी कैन चेंज बाय 10% और मोर इन अ सिंगल डे. तो बेसिकली इंडोनेशिया में और रशिया में कंसिडर किया गया है कि उनकी पर डे सिंगल डे में करेंसी 10% डीवैल्यू हो चुकी है. सो ऑब्वियसली फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे विल बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडोनेशिया और स्टॉक मार्केट्स ऑफ रशिया, बिकॉज अगर उनके पास रशियन करेंसी में स्टॉक्स अवेलेबल हैं और रशियन करेंसी वन डे में 10% डिक्लाइन करती है, सो ऑब्वियसली देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट अटैच्ड टू इट एंड यू विल नॉट बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन दोज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. हाउएवर
यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज जहां आप ये फील करते हैं कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में की है या आपने इन्वेस्टमेंट पाउंड्स में की है, सो पाउंड क्योंकि अप्रिशिएट हो रहा है, सो इट विल बी बेसिकली इट विल गिव यू अ प्रॉफिट. Let us discuss the concept of international stock diversification. Investor in stocks can benefit by diversifying internationally. तो अगर तो आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फर्दर अगर आप उसको डाइवर्सिफाई कर दें, so that can give you benefit. The stocks of most firms are highly influenced by the countries where those firms reside, although some firms are more vulnerable to economic conditions than others. So mostly आपके बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत अफेक्ट करती हैं. अगर तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फॉरेन कंट्रीज और फर्दर उसको डाइवर्सिफाई करते हैं अपने स्टॉक्स को इन डिफरेंट कंट्रीज, तो अगर किसी एक स्टॉक की कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, सो यू विल नॉट लूज दैट मच कि अगर आपने किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है. Since stock markets partially reflects the current and or forecasted state of their countries' economies, they do not move in a cycle. एक चीज तो ये कि आप किसी एक कंट्रीज के इकोनॉमिक साइकिल को या फिर आप उस कंट्री की जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस हैं उनको या स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले चंद दिन में से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फ्यू डेज, इन 10 डेज और इन 15 डेज कितनी फ्लक्चुएशन आएगी इन इट्स इकोनॉमी. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन 10 डिफरेंट इकोनॉमी, सो देयर इज अ चांस दैट इन ड्यू टू योर इन्वेस्टमेंट इन 10 डिफरेंट इकोनॉमीज you will not lose too much, because when we talk about the stock markets or the stocks particularly, so we discussed in terms of random walk कि आप उनकी प्राइसेस को या उनकी वैल्यू को जज नहीं कर सकते, बिकॉज ड्यू टू एनी रीजन देयर वैल्यू कैन डिक्लाइन और देयर वैल्यू कैन गो अप सिंस द स्टॉक्स मूव इन अ रैंडम वे. Thus particular stocks of the various markets are not expected to be highly correlated. अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट मार्केट्स में 10 डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज में, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन 10 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की आपस में कोरिलेशन पॉजिटिव नहीं होगी या वो आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं होंगे. अगर हाईली कोरिलेटेड का मतलब ये है कि अगर 10 के 10 इकोनॉमीज, अगर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी 9 भी मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में, या अगर एक इकोनॉमी में कोई बहुत बूम आ रहा है, बहुत अप्रिशिएट हो रही है उनकी करेंसी, तो बाकी कंट्रीज भी अप्रिशिएट करेंगे. नो. सो अगर तो कोरिलेटेड है देन देयर इज नो पॉइंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन. अगर कोरिलेशन है उन तमाम 10 स्टॉक्स में, सो दैट मीन्स आपकी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं अप्लाई हो रही. ऑन द अदर हैंड, when we discuss that they are not correlated, so that means कि अगर एक स्टॉक में चेंज आ रहा है आउट ऑफ दोज 10, सो बाकी 9 में नहीं आ रहा, या फिर ये कि अगर एक की करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो बाकी 9 की नहीं हो रही. सो इन दैट केस बेसिकली अगर कोरिलेशन ना हो उन 10 इन्वेस्टमेंट में, दैट मीन्स यू हैव अ डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर उन तमाम 10 की 10 इन्वेस्टमेंट में कोई कोरिलेशन है या हाईली कोरिलेटेड है, दैट मीन्स आपका डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा. दिस कंट्रास्ट्स with a purely domestic portfolio in which most stocks often move in the same direction and by a somewhat similar magnitude. So अगर तो आप डोमेस्टिक मार्केट के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, so obviously क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन तो सेम है, इन्फ्लेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा क्योंकि आप डोमेस्टिक कंट्री अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. सो इन दैट केस पोर्टफोलियो उस तरह से सर्व नहीं करेगा जिस तरह से आप इंटरनेशनल लेवल पे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डिजाइन कर लें. द रिस्क ऑफ अ स्टॉक पोर्टफोलियो कैन बी मेजर्ड बाय इट्स वॉलेटिलिटी, क्योंकि आपके जो स्टॉक मार्केट से आपने इन्वेस्टमेंट उठा के एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया है,
से फॉर एग्जाम्पल 10 इकोनॉमीज से आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, एंड देन you want to see the risk in that stock portfolio. What will happen? You have to see the volatility कि उन तमाम के तमाम स्टॉक्स में कितनी volatility है, कितना ups and downs आ रहे हैं, कितना quickly prices up जा रही हैं, कितना quickly down move कर रही हैं. That will represent the portfolio's risk. Investors prefer a stock portfolio that has a lower degree of volatility. Obviously, from investors' point of view, they will prefer those stocks जहां पे volatility ज्यादा नहीं है या कम है, because the future returns of the less volatile portfolios are subject to less uncertainty. अगर तो volatility ज्यादा होगी तो obviously आपके future में जो rate of returns हैं वो भी effect होंगे, और आपकी volatility उसमें ज्यादा होने की वजह से आपका rate of return कम होगा. So obviously when you are getting a portfolio, you would like to have it less volatile to confirm कि आपको future में इतने returns मिले. So let's review the main topics which we have covered in this lecture. Demand schedule for loanable funds. We discussed that the loanable funds and interest rate have a negative relationship between each other. So those market where the interest rate will be high, the demand for loanable funds will be low. Because अगर interest rate low है तो demand ज़्यादा होगी loanable funds की, अगर interest rate high है तो demand कम होगी. On the other hand, we also discussed the supply schedule of loanable funds. That means if the interest rate is higher on saving deposits, so people would like to save more. These funds will be basically used for loanable funds. So अगर तो आपके पास interest rate किसी इकोनॉमी में या वो countries या वो foreign markets जहाँ पे interest rate high offer किया जाएगा on the savings, so people would invest more or people would save more, because they know it that if they will save more, they will earn more profits. In that case, the relationship is of the positive nature and supply curve has a upward sloping. However, in case of demand schedule, the slope is downward moving. Then we moved on to the international stock markets, where we discussed that the international stock markets are the places where you can go out of your country and invest in foreign stock markets. Rather than investing in your own domestic market, you would prefer to go to the international stock market and invest it. We also discussed that there are the possibilities why you would go on international level for the investment rather than staying in your domestic economy. One thing that you will be recognized in the foreign economies. Fine, you have matured your product or your company or your multinational company within your economy. Now you have moved to the foreign market, but now you want to raise funds. So when you want to raise funds, you are choosing again international financial markets. So your name will be introduced in international financial markets. You will get more recognition. And obviously you have some type of benefit because of which you are going to the international financial markets. Then we discussed the three important points regarding the investments in financial markets. One is transaction costs, that if you know that for each and every transaction you have to pay something, so you might not be willing to go for that, and you will basically try to avoid for those types of investments. So basically, to enhance the confidence of the investors, it is required that the transactions should be low. अगर transaction costs कम हैं तो investors ज़्यादा investments चाहेंगे और बार बार transactions करना चाहेंगे. अगर transactions किसी financial markets में ज़्यादा हो रही हैं, that means कि liquidity ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा buying and selling की वजह से markets liquid हैं
or any time you can go and raise funds, which is a favorable point in terms of stock markets. We also discussed that if you want to invest in any foreign market, so you should consider the size of that foreign market along with the trading activity, plus you should also consider the individual investments along with the institutional investments in that particular stock market. So एक चीज तो ये कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितनी लो होंगी उतना इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द financing into the stock markets. Second one is information costs. That if the information costs are higher, so people would be reluctant to invest in the stock markets. However, on the other side, we discussed due to the internet facility and due to the electronic systems, since we discussed the Switzerland stock market, where we said कि जहां पर ट्रेडिंग फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड यू कांट सी दैट, एवरीथिंग इज डन, ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर मैच्ड बाय द सॉफ्टवेयर बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, एंड देन द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इन दोज केसेस ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सो इफ यू नो कि इंफॉर्मेशन की कोई कॉस्ट ही नहीं है, ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट ही नहीं है, व्हाट यू विल डू? Obviously you will be tempted to invest. However, on the other side, अगर आपको transaction cost या information costs बहुत ज़्यादा पे करनी पड़े, in that case obviously आप reluctant होंगे investment से. Finally, when you are talking about the international financial markets, so obviously you are exposed to exchange rate risks. What will be happening in that case? That अगर आप किसी इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फंड्स रेज कर रहे हैं, सो यू आर एक्सपोज टू द एक्सचेंज रेट रिस्क. अगर वो इन्वेस्टमेंट या वो स्टॉक्स जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, से फॉर एग्जांपल डॉलर में या पाउंड्स में या पैसोज में, किसी भी करेंसी में, और वो करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स डी वैल्यू हो रही हैं एंड यू आर गोइंग टू लूज ऑन दैट. So when you're talking about the international stock markets, the main point of concern are these 3 points. One is transaction cost, second one is information cost, and the third one is your exchange rate risk. Then we discussed the criteria of international stock diversification, where we said rather than putting your investment in one international stock market, it is always better to invest in different stock markets. So to avoid the risk कि अगर आपने किसी एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है एंड ड्यू टू दैट कंट्री कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से उसके स्टॉक्स की वैल्यू बहुत डिक्लाइन करती है, इन दैट केस यू विल लूज. So it is always better that you should put your investments not in one basket but in different types of sectors, in different types of economies. And when you are talking about the international finance, so this is international diversification investment where you buy different types of stocks from different financial markets.